रोanoke अमेरिका का एक आइलैंड जहां पर इंग्लैंड के पहुंचे 115 लोग एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं और आज 400 साल बीत जाने के बावजूद हमें इस बात का पता नहीं है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था और वो कैसे गायब हुए। और यह घटना इतिहास के पन्नों में आज भी एक रहस्य बन के कैद है। यह घटना तब की है जब इंग्लैंड का अलग अलग कंट्रीज पर कब्जा करने का समय चल रहा था और उसी समय इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट यह चाहती थी कि अमेरिका पर इंग्लैंड का कब्जा हो और इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई सर वाल्टर रेग को। उन्होंने 1587 में इंग्लैंड के लोगों को अमेरिका में बसाने के लिए एक मिशन बनाया और इस मिशन को लीड करने के लिए गवर्नर जॉन वाइट को चुना और साथ ही में 115 और लोगों को चुना गया जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। इन लोगों को जहाज से सही सलामत अमेरिका के एक आइलैंड रोanoke की जमीन पर पहुंचाया गया और यहीं अमेरिका में पहली इंग्लिश बेबी का जन्म भी हुआ। अभी तक सब ठीक चल रहा होता है लेकिन फिर इनके ऊपर कुछ ऐसी मुसीबतें आईं जिससे बचने के लिए यहाँ के 115 लोगों ने गवर्नर जॉन वाइट को वापस इंग्लैंड जाने पर मजबूर कर दिया ताकि वो इंग्लैंड से हेल्प ला सकें और उन सबको बचा सकें। पर जब जॉन वाइट 1590 में वहां वापस पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वहां के सभी घर गायब हो चुके थे, किला खाली हो चुका था और उनका सारा सामान जो वो इंग्लैंड से लाए थे वो या तो जमीन में दबा दिया गया था या तो वहां पर बिखरा हुआ पड़ा था। और सबसे खौफनाक बात तो यह थी कि 115 लोग मानो हवा में गायब हो गए हों। वहां सिर्फ एक ही चीज मिली, एक लकड़ी के खंभे पर खोदा गया एक मिस्टीरियस शब्द, प्रोएटॉन। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है सच 15 अगस्त 1590 रोanoke आइलैंड का, जहां 115 लोग एक ही पल में गायब हो गए। ना कोई खून, ना कोई लाश, ना कोई गवाह। और आज 400 साल बीत जाने के बाद दुनिया यह पूछती है कि उस रोanoke में आखिर क्या हुआ था। मेरा नाम है प्रशांत और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ रोanoke की कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि साथ में ये भी जानेंगे कि वहाँ क्या हुआ था, उन्हें वहाँ किस बात का डर था और आखिर प्रोएटॉन का असली मतलब क्या था। ये है एक ऐसी दास्तान जिसे पिछले 400 सालों में भी सुलझाया नहीं जा सका है और इस कहानी को इतिहास के पन्नों में नाम मिला द लॉस्ट सिटी ऑफ रोanoke। कहानी शुरू होती है 1580 में जहां इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट चाहती थी कि अमेरिका पर इंग्लैंड का कब्जा हो और इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई सर वाल्टर रेग को। रोanoke पर कब्जा करने की यह पहली कोशिश नहीं थी। रेल ने 1585 में सिर्फ सिपाहियों को भेजा था। इन सिपाहियों को लालच दिया गया था कि वहां पर इन्हें मुफ्त जमीन दी जाएगी और उन्होंने वहां के नेटिव्स अमेरिकन के साथ बहुत बुरा सलूक किया और सिर्फ एक चांदी का कप चोरी हो जाने के इल्जाम में उन्होंने वहां पूरा गांव जला दिया। यही वो पल था जहां रोanoke की मिट्टी में नफरत का बीज बोया गया। वो सिपाही तो वहां से वापस निकल आए लेकिन दुश्मनी पीछे छूट गई। 2 साल बाद 1587 में जॉन वाइट को 115 लोगों के साथ भेजा गया। इस बार सिर्फ सिपाही नहीं थे बल्कि उनका परिवार था। इन्हें सपने दिखाए गए थे कि वहाँ जमीन मुफ्त मिलेगी और वहाँ तुम्हें सोना भी मुफ्त मिलेगा और इसी लालच में 115 लोग वहाँ से रवाना होते हैं। पर इनका जहाज का कैप्टन साइमन फर्नांडिस एक धोखेबाज निकला। उसने उन्हें मेन रास्ते पर छोड़ने के बजाय रोanoke में ही उतार दिया और वहाँ से भाग गया। ये उनकी मौत का पहला स्टेप था। 18 अगस्त 1587 में पूरी कॉलोनी में जश्न का माहौल था। जॉन वाइट की बेटी एलिनोर ने एक बच्ची को जन्म दिया था जिसका नाम था वर्जीनिया डेयर। अमेरिका में पैदा होने वाली वह पहली इंग्लिश बच्ची थी लेकिन यह जश्न सिर्फ 9 दिन तक चला। इन लोगों ने देखा कि उनके पास खाना खत्म हो रहा है और साथ में नेटिव्स उनसे बात तक करना नहीं चाहते थे। हर रात जंगल में अजीब आवाजें आती। उन्हें लगता कि हर जगह झाड़ी के पीछे कोई उनको देख रहा है। यहाँ तक टेंशन इतनी बढ़ गई कि 115 लोगों ने जॉन वाइट से भीख मांगी कि वो वापस इंग्लैंड जाएं और वहां से मदद लेके आएं। वाइट जाना तो नहीं चाहता था लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। 27 अगस्त 1587 को वाइट वहां से निकल गया और उसने अपनी बेटी से वादा किया कि वह 6 महीने में लौट आएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह उससे उनकी आखिरी मुलाकात थी। जॉन वाइट इंग्लैंड पहुंचता है लेकिन वहां उसकी किस्मत उसका रास्ता रोक देती है। स्पेन और इंग्लैंड के बीच भयंकर जंग छिड़ी थी और क्वीन ने फरमान जारी किया था कि कोई भी जहाज इंग्लैंड के बाहर नहीं जाएगा। वाइट हर एक अमीर आदमी के पास गया, क्वीन के पैरों में गिर गया लेकिन किसी ने उसकी मदद तक नहीं की और वो 3 साल तक हर रात रोanoke के नक्शे देखकर रोता रहता। सोचिए उन 3 सालों में रोanoke में क्या हुआ होगा। 115 लोग, एक नन्ही बच्ची
बिना किसी मदद के अनजान दुश्मनों के बीच में फंसे हुए हैं। और शायद उन्हें ऐसा लगने लगा हो कि जॉन ने उनको वहां मरने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगस्त 1590 में व्हाइट वापस पहुंचता है। रात का वक्त था। उसने आइलैंड पर एक आग जलती हुई देखी। व्हाइट बहुत खुश हो जाता है और वो जोर जोर से इंग्लिश गाने गाने लगता है ताकि वहाँ के लोग उसे पहचान सकें, लेकिन उसके बावजूद वहाँ कोई जवाब नहीं आता। सुबह जब वो लोग आइलैंड पर उतरते हैं तो वो आग सिर्फ जंगल में लगी हुई एक नॉर्मल आग थी। और जब वो लोग बस्ती पहुंचे तो उनका दिमाग सुन्न हो गया। उन्होंने देखा किले की दीवारें वहीं थीं, लेकिन घरों को बहुत होशियारी से डिसेंबल किया गया था। इसका मतलब यह था कि हमला बाहर से नहीं हुआ था। अगर हमला बाहर से होता तो घर या तो जले होते या तो टूट फूट होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखने से ऐसा लग रहा था कि लोग अपनी मर्जी से निकल के गए हैं, लेकिन कहां। तभी जॉन व्हाइट की नजर एक पेड़ पे पड़ती है। वहां खोदा गया था क्रो और किले के मेन गेट के खंबे पर लिखा था क्रो एट ऑन। व्हाइट ने उनसे कहा था कि अगर तुम पर कोई हमला हो तो कहीं पर क्रॉस का निशान बना देना, लेकिन वहां कोई भी क्रॉस का निशान नहीं मिला। ये देखकर व्हाइट को थोड़ी सी राहत मिलती है। उसे लगा कि शायद वो लोग क्रियोटॉन आइलैंड पर चले गए हैं जहां उनके फ्रेंड्स रहते हैं। इसके बाद यह डिसाइड होता है कि सब लोग क्रियोटॉन आइलैंड पर जाएंगे, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा तूफान आया। व्हाइट के जहाज के एंकर टूट गए, लोग मरने लगे और बाकी बचे लोगों ने व्हाइट को मजबूर किया कि वो लोग इंग्लैंड वापस चले। मजबूर होकर व्हाइट ने अपनी बेटी को वहीं उस मिट्टी के भरोसे छोड़ दिया और वो दोबारा कभी वहां पर लौट नहीं पाया। लेकिन अब बात करते हैं असलियत की। उन 115 लोगों के साथ आखिर हुआ क्या? तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी थ्योरी दी। सबसे पहली थ्योरी थी द इंट्रीगेशन। कुछ सालों बाद जब सेटलर्स वहां गए तो उन्होंने नेटिव ट्राइब में ऐसे बच्चे देखे जिनकी आंखें नीली थीं और बाल सुनहरे थे। इस थ्योरी से यह बात सामने निकल के आई कि वहां के लोग जब उनके पास खाने पीने को सब खत्म हो गया होगा तो वो लोग कैसे भी उन ट्राइब्स के साथ मिलजुल कर रहने लगे और वहीं से उनका वंशज आगे बढ़ने लग गया। इसीलिए वहां के लोगों को नीली आंखों के बच्चे देखने को मिले। और दूसरी थ्योरी थी द डेयर स्टोन। 1930 में कुछ ऐसे पत्थर मिले जिन पर एलिनोर डेयर मतलब व्हाइट की बेटी के संदेश खोदे गए थे। उन पत्थर के मुताबिक नेटिव्स ने उनको बहुत सताया और उनके पति और बच्चे सभी को मार दिया। हालांकि यह पत्थर वाली थ्योरी थोड़ी सी विवादित है। और इसके बाद एक न्यू थ्योरी निकल के आती है। इसमें एक नया सबूत सामने देखने को मिला, द पैच। जॉन व्हाइट के नक्शे पर एक छोटा सा निशान लगा हुआ था जिसके नीचे एक किले का निशान था। शायद वो लोग आइलैंड को छोड़कर अंदर की तरफ चले गए हों और इसीलिए वहां पर उन्हें कोई देखने को नहीं मिला। और चौथी और लास्ट थ्योरी थी द मैस्करे। कहा जाता है कि चीफ पोहतान ने एडमिट किया था कि उसने उन्हें मार दिया था क्योंकि वो लोग दूसरी ट्राइब्स के साथ मिल रहे थे। रोanoke सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक इंसानी जज्बा और डर की मिसाल है। 115 लोग जिन्हें इतिहास ने भुला दिया और वर्जीनिया डेयर जो आज भी अमेरिका की लोक कथाओं में व्हाइट डियर बनकर भटकती रहती है। और आज भी जब लोग वहां जाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ों के पीछे से उन्हें कोई पुकार रहा है। क्रियोटॉन सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो एक आखिरी उम्मीद थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। आपको क्या लगता है, क्या वो लोग जंगल में घुल मिल गए होंगे या उन्हें किसी पुरानी ताकत ने खत्म कर दिया? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।